दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान गिरते हुए ताल्लुकात और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान उभरते हुए टाइज को दुनिया नोट कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया नोट कर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान रिवाइव डायरेक्ट शिपिंग रूट, बट इज इट एन ominous साइन फॉर इंडिया? इंडिया इज लाइकली टू व्यू विद कंसिडरेबल कंसर्न बांग्लादेश मूव टू मेंट टाइज विद पाकिस्तान एनालिस्ट से। इंडिया के अंदर कंसर्न है। कल के एपिसोड में आपको बताया था कि पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रेड डायरेक्टली नहीं होता था। बांग्लादेशी गुड्स अगर पाकिस्तान जा रहे होते तो पहले मलेशिया, सिंगापुर, कोलंबो इन मुल्कों में पहले जाते थे और वहां से फिर ये पाकिस्तान जाते थे। इसी तरह से पाकिस्तान से अगर गुड्स आ रहे होते थे बांग्लादेश, तो पहले मलेशिया, सिंगापुर, कोलंबो यहाँ पर आते थे और यहाँ से फिर बांग्लादेश जाते थे। लेकिन ये डबल ट्रिपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो अपनी जगह ना, इसकी वजह से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो गुड्स हैं उनको एडवांटेज नहीं होता था। लोकल मार्केट्स के अंदर थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे, ये सब अपनी जगह। लेकिन जब पाकिस्तानी गुड्स बांग्लादेश पहुंचते थे तो एक एक डब्बा स्कैन होता था कि इसके अंदर क्या है। स्पेशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती थी, बाकियों के साथ इस तरह नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तानी गुड्स के साथ ये होता था। इंडिया से आप देखिए, ट्रेनें की ट्रेनें आ रही थी। आखिरी दिनों में तो शेख हसीना साहिबा ने बांग्लादेश का रेलवे नेटवर्क ही दे दिया इंडिया को कि आपकी ट्रेन इंडियन ट्रेन आए बांग्लादेशी रास्तों से, उन ट्रेनों के अंदर असलहा हो, ड्रग्स हो, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर अगर कोई डब्बा आता था ना तो उसको भी स्कैन किया जाता था। तो यूनिस साहब ने क्या किया है, मोहम्मद यूनिस साहब ने इनडिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीजर्स को ख़त्म किया है जो कि पाकिस्तानी ट्रेडर्स के साथ किए जा रहे थे या उन बांग्लादेशी ट्रेडर्स के साथ किए जा रहे थे जो पाकिस्तान से ट्रेड करते थे। उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया है और एक नॉर्मल बिजनेस माहौल उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो इस पर इंडिया को आपत्ति है और वो एंटी यूनिस बन गए बहुत ज़्यादा। इंडिया का मीडिया, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स, इंडिया के जो सियासी पार्टियां हैं, ये बहुत ज़्यादा एंटी यूनिस बन गए। और इसी चीज़ की एक झलक, ये जो एंटी यूनिस माहौल वहाँ पर बन रहा है, इसकी एक झलक आपको आज द प्रिंट, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर छपने वाले एक आर्टिकल के अंदर भी नज़र आ रही है। द प्रिंट के अंदर मीनाक्षी लेखी ने एक आर्टिकल लिखा है यूनिस के अगेंस्ट। बहुत कुछ उन्होंने मोहम्मद यूनिस के बारे में इसमें लिखा हुआ है। बांग्लादेशियों को 1947 भी याद दिलाया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इसमें कहा क्या है उन्होंने, ये ज़रा देख लीजिए। यूनिस लीडिंग बांग्लादेश टू न्यू क्रॉस रोड्स बीइंग अ बैंकरप्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। देख रहे हैं आप, वो कह रहे हैं हम इंडिया से दूर जाओगे ना तो बैंकरप्ट हो जाओगे। बैंकरप्ट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ये उन्होंने नाम दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश हैज स्प्रेड इनटू अ वोर्टेक्स ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड स्टैंड्स टुडे एज अ बनाना रिपब्लिक लेड बाय अ पपेट गवर्नमेंट। लुक एट द लैंग्वेज। मेरे ख्याल से इनको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए किसी दूसरे मुल्क के लिए। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो भी ये ट्विटर पर पोस्ट नहीं कर रही। ये जो राइटर साहिबा हैं उनको ज़रा ध्यान रखना चाहिए। ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आप लिख रही हैं, ये क्या अल्फाज लिख रहे हैं आप, बनाना रिपब्लिक लेड बाय अ पपेट गवर्नमेंट, आपको शोभा नहीं देता। फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हुए 1947 याद दिलाया, किसको? वेस्ट बंगाल के लोगों को। ये इंटरेस्टिंग बात है। कहती हैं कि आई हैव बीन वॉचिंग एन OTT चैनल शो on India's freedom and there is a scene where Mohandas Karamchand Gandhi goes to Kolkata after the 1946 Bengal riots. The Muslim League has sowed the seed for partition that would later result in East Pakistan or present day Bangladesh by calling for an economic and social shutdown on direct action day. ये असल में कायदे आज़म जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसके ऊपर इंडिया के हिंदुत्ववादी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब कांग्रेस वाले ये लॉलीपॉप दे रहे थे अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ जब फैसला कर चुके थे कि स्प्लिट करना है वरना दोनों जो कौमें हैं हिंदू और मुसलमान ये बहुत लड़ेंगे हमारे यहाँ से जाने के बाद, तो उन्होंने फैसला किया था कि दोनों को अलग मुल्क बना के देते हैं ताकि कत्लो गारत ना हो, खून ना बहे यहाँ पे। तो इसके जवाब में फिर हिंदुत्ववादी तंजीमों ने भी और गांधी साहब ने भी कोशिश की कि इंडिया का बंटवारा ना हो। उन्होंने अंग्रेज़ों को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हज़ारों साल से साथ में रहते चले आ रहे हैं, आप चले जाइए, इंडिया को डिवाइड मत करिए, यानी पाकिस्तान मत बनाइए, ये उन्होंने कहा था। तो इल्ज़ाम लगता है जिन्ना साहब के ऊपर कि उन्होंने 1946 में, अगस्त 1946 में एक तकरीर की थी और उसके अंदर उन्होंने कहा, ये हिंदुत्ववादी कहते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ से अंग्रेज़ों के जाने के बाद कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान मत बना के जाइए।
तो क्या ख्याल है, दिखा दें उनको कि क्या होगा, दिखा दें उनको। और फिर हिंदुत्ववादी कहते हैं कि इस नारे के बाद, ये जो जिन्ना ने स्पीच की, इसके बाद लाखों की तादाद में मुस्लिम लीग बंगाल के जो लोग थे उन्होंने अपनी टोपियां हवा में उड़ा के तो नारों का जवाब दिया और बड़े एग्रेशन के साथ उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे होना चाहिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि बड़े राइट्स हो गए बंगाल के अंदर और 10,000 से ज़्यादा लोग जो हिंदू थे वो मारे गए उसके अंदर। ये उनका कहना है, इल्ज़ाम लगाते हैं जिन्ना साहब के ऊपर। और उसके बाद वो कहते हैं फिर कि इस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो कि मुस्लिम लीग ने दिखाया, ठप्पा लग गया कि जी बस अंग्रेज़ों ने कहा अब तो ठप्पा लग गया इंडिपेंडेंस के ऊपर, जाते जाते हम स्प्लिट करके जाएंगे वरना ये तो रोज़ का मामूल हो जाएगा इस तरह के दंगे फसाद। और विद इन 1 ईयर फिर अनाउंसमेंट हो गया 47 के अंदर। अगस्त 46 में ये दंगे हुए, अगस्त 47 में पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हो गया। तो वो इल्ज़ाम इस पे लगाते हैं। तो ये हिंदू बिरादरी को, राइटर जो है इस आर्टिकल की, वो याद दिला रही है कि ऐसा हुआ था, याद करिए ऐसा हुआ था। और अब भी जो बांग्लादेश के ऊपर लोग आ गए हैं शेख हसीना को हटा के, वो वही लोग हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के साथ जाने को सपोर्ट करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1946 में ये किया था। कुछ इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि इन्होंने एक सच जरूर बोला है इस आर्टिकल के अंदर। वो कहती हैं, ड्यूरिंग पार्टीशन द मुस्लिम लीग डिमांडेड ऑल ऑफ बंगाल ड्यू टू इट्स 54% मुस्लिम मेजोरिटी डिस्पाइट कोलकाता 73% हिंदू पॉपुलेशन। ये जो जिन्ना के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने बंगाल को डिवाइड करवाया था, ये झूठा इल्ज़ाम है। हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग ने सारा का सारा बंगाल मांगा था, इंक्लूडिंग ये जो आसाम है वो भी मांगा था, वो भी मांगा था इन्होंने। और त्रिपुरा भी मांगा था बाय द वे। और ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल ये भी मांगा था। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे बंगाल को एक करके देखिए, इसमें हमारी मेजॉरिटी ज़्यादा है मुसलमानों की, ये सारा हमें दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। इसकी वजह असल में बंगाल के अंदर जो किरदार हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, उन्होंने ये स्प्लिट करवाई थी बंगाल की। तो कम से कम उन्होंने ये सच ज़रूर बोला है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने देखिए क्या अल्फाज यूज़ किए हैं। बांग्लादेश हैज़ स्पेल्ड इनटू वॉर्टेक्स ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड स्टैंड्स today as a banana republic led by a puppet government. Sheikh Hasina should have been removed electorally, but protesters opted for riots and arson to overthrow the government, leading to chaos and the rise of extremist groups. The military intervened, further destabilizing the country and raising concerns about regional peace and Bangladesh's democratic future. Such actions mirror destabilizing protests seen in the present state of Pakistan, undermining governance and fostering long-term instability. अच्छा देखिए, राइटर साहब को ज़रा ये थोड़ा सा याद दिला दें कि जिस डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं वो थी नहीं कभी बांग्लादेश के अंदर। मतलब गुज़िश्ता 2 इलेक्शन जो थे इंतहाई कंट्रोवर्शियल थे। सारी दुनिया ने उनके ऊपर बात की कि किस तरह के इलेक्शंस हैं, मेन पार्टीज़ को बाहर रखा जाता था। कौन सी इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप, कौन सी डेमोक्रेसी की? BNP नहीं थी, जमात इस्लामी नहीं थी, जो टॉप की पार्टियां हैं, अगर आप उनको बाहर रखें इलेक्शन से, फिर आप इलेक्शन करा दें तो वो इलेक्शन कहेंगे आप? इनके लाखों करोड़ों वोटर्स हैं, वो तो थे ही नहीं इस प्रोसेस के अंदर जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं। तो वो भी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, वो डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेसी तब होती है जब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। वो ना हुए, लोगों के सब्र का पैमाना लिबरेज हो गया, मतलब लोगों की बस हो गई। 15 साल तक बिना इलेक्शन के ऐसे ही लोग सफ़र करते रहे। आखिर में यही होना था जो हुआ है। अच्छा ना, आखिर में ये जो इतनी ज़्यादा कड़वी बातें बांग्लादेश के लिए, मोहम्मद यूनुस के लिए कहीं कहीं इस आर्टिकल के अंदर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या इम्पॉर्टेंट फैक्टर को मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है। और वो ये कि ये जो राइटर साहिबा हैं मीनाक्षी लेखी, आपको पता है ये कौन है? मैं अगर आपको इनका बैकग्राउंड बता दूं ना, तो हो सकता है आपको इतनी ज़्यादा हैरत ना हो। फिर आप समझ जाएंगे कि ये इतनी ज़्यादा कड़वाहट क्यों है अल्फाज के अंदर और इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है नई सरकार के ख़िलाफ़। ये जो मीनाक्षी लेखी साहिबा हैं, ये असल में लॉयर हैं, वकील हैं और बीजेपी की नेता हैं। हिंदुत्ववादी सोच की हामिल हैं और बीजेपी से इनका ताल्लुक़ है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कड़वाहट क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है बांग्लादेश के अगेंस्ट।